राजस्थान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट है वो है आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान में इसके 5 बड़े टॉपिक आते हैं। 1857 की क्रांति, फिर किसान आंदोलन, फिर जनजाति आंदोलन, फिर उसके बाद में प्रजामंडल और फिर एकीकरण। लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से होती है। और 1857 की क्रांति में हम विशेषतः राजस्थान में इसका क्या योगदान है हम पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति भारत में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। यानी शॉर्ट में यूँ कहूँ तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पे, क्योंकि हम राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो राजस्थान से संबंधित ही इसके प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम 1857 की क्रांति का राजस्थान में योगदान देखेंगे। और 1857 की क्रांति को मैंने पूरी पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन किया और पॉइंट टू पॉइंट ही इसको मैं लिखाऊंगा। तो पॉइंट टू पॉइंट आप किस प्रकार से मैंने बनाया है वो आप देखो। मैंने पहला इसका पॉइंट जो बनाया वो बनाया मैंने पृष्ठभूमि कि किन लोगों ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी। दूसरा जो मैंने पॉइंट बनाया वो बनाया मैंने कारण। और तीसरा मैंने जो पॉइंट बनाया है वो बनाया मैंने प्रारंभ, कि कौन से कारण को लेके फिर इसका क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और प्रारंभ के बाद में मैंने पॉइंट बनाया है इसका विस्तार, कि कहां कहां पे इसका क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ये चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट मैंने बनाया है क्रांति की असफलता के कारण। असफलता के कारण, असफलता के कारण। और जैसे ही क्रांति असफल होती है उसके बाद में क्रांति के परिणाम। तो हम 1857 की क्रांति को पृष्ठभूमि से स्टार्ट करके कहां पे खत्म करेंगे, परिणाम पे खत्म करेंगे। और कारण, कारण में भी इसके कई कारण लिखना। पहला जो कारण है वो कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, हम राजनीतिक कारण देखेंगे कि डलहौजी की हड़प नीति है, सहायक संधियों से अंग्रेजों ने रियासतों को कंट्रोल कर लिया था। दूसरा जो कारण देखेंगे वो हम देखेंगे सामाजिक कारण। कौन से कारण देखेंगे, सामाजिक कारण। और तीसरा जो हम कारण देखेंगे वो देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। और चौथा हम जो कारण देखेंगे वो हम देखेंगे सैनिक कारण। अर्थात बेसिकली ये जो क्रांति हुई वो सैनिकों में हुई है। और सैनिकों में भी राजस्थान में जो अधिकांश जो सैनिक थे वो बाहर से आए हुए थे। जिन लोगों के मन में ये रोष था उन लोगों ने ही ये क्रांति की, इसलिए सैनिक कारण इंपॉर्टेंट है। और 5वां जो कारण देखेंगे वो देखेंगे तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण। तो इतनी चीजें हम 1857 की क्रांति को में पढ़ेंगे विस्तार से। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि इन लगभग 3 लोगों ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी। एक का नाम है नाना साहब और दूसरे का नाम है अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां। और एक व्यक्ति और इनके साथ है जिसका नाम है राघोजी बाबू। इन लोगों ने क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की थी लंदन में। कहां पे तैयार की थी, स्थान की अगर मैं बात करूं तो कहां पे तैयार की थी, लंदन। और अंतिम जो इस क्रांति का रूप दिया गया था वो दिया गया था बिठूर। और बिठूर कहां पर है, यूपी में। और इसके जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह रख दिया था कमल व चपाती। किसको रख दिया था, कमल व चपाती को। ठीक है। और जो तारीख है वो तारीख रख दी थी 31 मई 1857। लेकिन क्या 1857 की क्रांति 31 मई को भी थी? नहीं, 31 मई से पहले ही ये क्रांति प्रारंभ हो गई थी 10 मई को। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे को, जब मंगल पांडे ने विरोध किया था तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी बैरकपुर छावनी में। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का मंगल पांडे सैनिक था, इसलिए। तो आप पृष्ठभूमि में इतनी चीजें ध्यान रख लेना। इसके बाद में पृष्ठभूमि में थोड़ी और बातें ध्यान रख लेना। जैसे 1857 की क्रांति के समय एक ध्यान रख लेना, गवर्नर जनरल। थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं। पृष्ठभूमि का पॉइंट है पहले का। तो एक को ध्यान रखना, भारत का जो गवर्नर जनरल था जीजी, वो था लॉर्ड कैनिंग, जॉर्ज कैनिंग। और इस समय जो ब्रिटेन का जो पीएम था, ब्रिटेन पीएम,
वो था पारम स्टर्न। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य जो सेनापति था वो था जॉर्ज एनिसन। लेकिन पूरे भारत में अगर इस क्रांति को कोई दबाने वाला कोई सेनापति था तो वो था कैंपबेल। दबाने वाला सेनापति, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, भारत स्तर पर इस विद्रोह को दबाने वाला सेनापति था तो वो था कैंपबेल। ठीक है, इतनी बातें आपको पृष्ठभूमि में ध्यान रखनी। क्या ध्यान रखनी है कि पृष्ठभूमि की तैयार की थी नाना साहब, अजीमुल्ला खां और अंगोजी बापू ने। योजना कहाँ बनाई थी? लंदन में। और अंतिम इसका जो रूप दिया गया था वो दिया गया था बिठूर में। और प्रतीक चिन्ह रख दिया था कमल व चपाती को। और तारीख रख दी गई थी 21 मई। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटेन का पीएम था पारम स्टर्न और सेनापति था जॉर्ज एनिसन। और इस विद्रोह को पूरे भारत स्तर में दबाने वाला सेनापति था कैंपबेल। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कारण। कारण वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे। कारण वाला पॉइंट थोड़ा बड़ा है। तो सबसे पहला मैंने जो कारण बताया था वो मैंने कारण बताया था राजनीतिक कारण। कौन सा बताया था? राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में मैंने एक बात बताई थी कि डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी इतना कुख्यात अंग्रेज अफसर था कि जहां भी जाता था जमीन हड़प लेता था, कुशासन की नीति लगा देता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति लगा देता, गोद निषेध नीति लगा देता था। इसलिए जो रियासतों के जो राजा थे वो भी इससे परेशान थे और आम जो जनता थी वो भी इससे परेशान थी। तो पहला आप ध्यान रखना, डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति या फिर आप इसको बोलते हैं कुशासन नीति। कुशासन नीति। गोद निषेध नीति भी इसी का नाम है, गोद निषेध। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति भी इसी का नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। ठीक है। और भारत में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डलहौजी ने 1848 में सतारा हड़प लिया था और इसके बाद में 1856 में हड़प लिया था अवध। और राजस्थान में भी इसने कई रियासतें हड़प ली थी, जैसे ब्यावर हड़प लिया था, उदयपुर हड़प लिया था, करौली, सिरोही आदि क्षेत्रों पे भी इसका प्रभाव पड़ा। इसलिए राजस्थान में भी इसका कई कारण थे, ब्यावर, उदयपुर, करौली। तो राजस्थान में भी डलहौजी ने कई प्रकार के रियासतें हड़प ली थी, जैसे ब्यावर, उदयपुर, करौली, सिरोही आदि। इसलिए राजस्थान में भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर था कि डलहौजी नाम का कोई अंग्रेज अफसर है जो कि रियासतों को हड़प लेता है, कई प्रकार के आरोप लगाकर हड़प लेता है। तो पहला जो कारण है वो है डलहौजी की हड़प नीति। दूसरा कारण है सहायक संधियां। सहायक संधियां। सहायक संधियों में देखो क्या होता था, अंग्रेजों ने रियासतों को कंट्रोल करने के लिए सहायक संधियां कर ली और जितने भी रियासतों के काम थे वो अंग्रेज करने लग गए थे और कहीं ना कहीं इनके आंतरिक मामलों में भी अंग्रेज हस्तक्षेप करने लग गए थे। तो सहायक संधियों में सबसे पहला इसका जो प्रभाव देखते हैं वो 1803 में देखा जाता है। 1803 में इस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वो था लॉर्ड वेलेस्ली। और वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? सहायक संधियों का जन्मदाता। सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन अगर विश्व में मैं बात करूं तो
सहायक संधियों की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था चार्ल्स डुप्ले। चार्ल्स डुप्ले। तो 1803 में राजस्थान में 2 रियासतें संधि कर लेती है, और जिन रियासतों से संधि करने के लिए बात करने के लिए आता है वो बंदा होता है लॉर्ड लेक। और 2 रियासतें कौन कौन सी है? एक का नाम है भरतपुर और दूसरे का नाम है अलवर। भरतपुर जो संधि करती है वो करती है 29 सितंबर को। 1803 की हम बात करें तो 1803 है। और भरतपुर का जो शासक था वो था रणजीत सिंह। और अलवर करती है 14 नवंबर को। और अलवर रियासत का जो शासक था वो था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में सहायक संधियां 1802 सहायक संधियां पढ़ेंगे। एक तो 1817-18 की सहायक संधियां जो लॉर्ड हेस्टिंग्स करता है, एक 1803 की सहायक संधियां। तो 1803 में राजस्थान की 2 रियासतें सहायक संधि कर लेती है, भरतपुर और अलवर। भरतपुर 29 सितंबर को और अलवर 14 नवंबर को। और सहायक संधियां जो इस समय जो बात करने के लिए कोई बंदा आता है रियासतों से, तो उसका नाम है लॉर्ड लेक। अलवर के बारे में एक बात ध्यान रख लेना, अलवर तो राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की थी। रक्षात्मक एवं आक्रामक अगर कोई संधि करने वाली प्रथम रियासत थी तो कौन सी थी? अलवर थी। अब सहायक संधियों के बहाने अंग्रेजों ने रियासतों को कंट्रोल कर लिया था। कैसे कंट्रोल कर लिया था वो बातें मैं बताऊं, पहले इनको मैं मिटा देता हूं। कंट्रोल कैसे कर लिया देखो। इसके बाद में जो नेक्स्ट संधि है वो हम पढ़ेंगे 1817 1818 की संधि। इस समय राजस्थान के लगभग सभी रियासतों ने संधि कर ली थी, लगभग जितने भी 17-18 इस समय रियासत थी, क्योंकि झालावाड़ तो बाद में बनी है, अंग्रेजों ने 1838 में नहीं थी। और शाहपुरा को भी कई बार क्या रियासत मान लेते थे, कई बार रियासत नहीं मानते थे। कभी मेवाड़ वाले कर ले जाते थे तो मान लेते थे, नहीं तो नहीं मानते थे। तो लगभग 17 रियासत थी, 17 रियासतों में। देखो इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। और हेस्टिंग्स ने सहायक संधियों के साथ एक नाम और ऐड कर दिया था। क्या ऐड कर दिया था? इसने सहायक के साथ नाम ऐड कर दिया था अधीनस्थ एवं पार्थक्य नीति। अधीनस्थ एवं पार्थक्य नीति। अधीनस्थ एवं पार्थक्य। और इस समय जो राजस्थान की रियासतों से बात करने के लिए कोई व्यक्ति आया तो उसका नाम है चार्ल्स मेटको। चार्ल्स मेटको। और चार्ल्स मेटको अपने ही राजस्थान के राजाओं का परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था। तो चार्ल्स मेटको के बारे में एक बात ध्यान और रख लेना, राजाओं का परिसंघ बनाने का सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मेटको ने दिया था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है अभी। सहायक संधियां देखो क्या थी। सहायक संधियों में क्या होता था कि जैसे ये रियासत है, इधर मान लो अंग्रेज है, अंग्रेज या आप कंपनी मान सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये अपनी क्या रियासत है। तो अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज करते थे कि इस रियासत में जो बाहर से जो अटैक हो रहे हैं, जो आक्रमण हो रहे हैं, उनकी रक्षा कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। अर्थात पहला अंग्रेजों ने गारंटी ले ली थी कौन सी? सुरक्षा की। अर्थात कि आज के बाद में युद्ध हम लड़ेंगे तुम्हारी तरफ से, तुम युद्ध नहीं लड़ोगे। दूसरी बात, जो तुम्हारे बाहरी जो मामले हैं, अर्थात जो विदेशी मामले हैं, वो हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? इसलिए देखेंगे कि किससे युद्ध लड़ना है, कब लड़ना है। वो अगर हम लड़ेंगे, ये सुरक्षा की गारंटी अगर हमने ली है तो हम ही तो इसको बाहर से जो बात करेंगे, अगर किसी दूसरे राजा ने अगर अटैक किया और किया तो उससे बात हम करेंगे। उसे लड़ाई करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि लड़ाई कभी अनवर तो नहीं चलती, कई बार संधियां भी करनी पड़ती है। तो
ये दोनों। तो रियासत राजा ने कहा कि बदले में मुझे क्या देना, कि आपको बदले में क्या करना, धन दे देना। क्या दे देना, पैसा दे देना हमें। तो बाकी आपकी जो बाहर का जो मामला है, मैटर है, जो लड़ाई है, वो हम देख लेंगे पूरी। लेकिन आपको इस रियासत को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पे एक बंदा छोड़ दिया था, और उस बंदे का नाम क्या था, पीए, अर्थात पॉलिटिकल एजेंट। रियासतों में अंग्रेजों ने कहा कि हमारा एक व्यक्ति रखना पड़ेगा जो आपकी जितनी भी रियासत की देखरेख कौन करेगा, हमारा पॉलिटिकल एजेंट करेगा। रियासत वालों ने बोला ठीक है, और उसका जो खर्च है वो भी कौन वहन करेगी, रियासत वहन करेगी। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर अंग्रेजों का एक बंदा बैठता था, वो कहाँ बैठता था, दिल्ली। और दिल्ली में इसका नाम था रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। यूं कहूं कि पीए अगर राज्यपाल है तो राष्ट्रपति कौन है, रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। तो रेजिडेंट ऑफ राजपूताना सबसे पहले अगर इस राज्य में रेजिडेंट ऑफ राजपूताना था तो वो था डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी। तो ध्यान रखना, दिल्ली में जब ये व्यवस्था थी तो इस व्यवस्था का प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कौन था, डेविड ऑक्टरलोनी। लेकिन दिल्ली और राजस्थान की दूरी अधिक होने के कारण यह व्यवस्था दिल्ली में क्या रही थी, सेट नहीं हो रही थी। तो क्या किया जाए, अपना इधर राजस्थान में ऐसा कोई मिड पॉइंट देखो कि राजस्थान में इस व्यवस्था को बना दिया जाए। तो विचार विमर्श के बाद में 1832 में यह व्यवस्था कहाँ ले आए ये लोग, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ ले आए मिड पॉइंट, अजमेर। और ये जो नाम है रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, एजीजी, अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट कौन है, एजीजी है, किसका है, गवर्नर जनरल का। तो गवर्नर जनरल का एजेंट है, इसलिए इसका नाम कर दिया एजीजी। और राजस्थान का प्रथम एजीजी की मैं बात करूं तो कौन था, अब्राहम लोकेट, अब्राहम लोकेट। चूंकि हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो क्रांति के समय अगर कोई है तो वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अब देखो, पॉलिटिकल एजेंट रियासत में बैठता था और पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर बैठता था रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, जो कहाँ बैठता था, दिल्ली में। कुछ समय तक तो दिल्ली में बैठता था, लगभग 1832 तक। उसके बाद में 1718 में संधि हुई थी, तो 14-15 साल तक तो वो कहाँ बैठता था, दिल्ली में। लेकिन जब दिल्ली में व्यवस्था सेटलमेंट नहीं हो रही थी तो उसको ट्रांसफर करके ये लोग कहाँ लिए, अजमेर लिए। और अजमेर में कब लाए थे, 1832 में। और इस रेजिडेंट ऑफ राजपूताना पद को नाम चेंज कर दिया एजीजी। और प्रथम एजीजी था अब्राहम लोकेट, और 1857 के समय था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन 1832 में जब अजमेर लिए तो अजमेर में आपको पता है राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है, तो ये व्यवस्था अजमेर में सेटलमेंट नहीं हो रही थी 12 महीने के। तो अजमेर से इस व्यवस्था को 1845 में कहाँ ले गए ये लोग, माउंट आबू ले गए। लेकिन अंग्रेजों को क्या हुआ कि वे वहीं जाके रहने लग गए, अब थोतलात की बात। तो क्या हुआ, तब जब गवर्नर जनरल को पता चला तो उसने एक व्यवस्था बना दी थी कि भाई 6 महीने तक तो कहाँ रहोगे, माउंट आबू, और 6 महीने तक कहाँ रहोगे, अजमेर। अर्थात सर्दियों की जो राजधानी है वो कौन सी रहेगी, अजमेर, और गर्मियों की राजधानी कौन सी रहेगी, माउंट आबू। और आज भी ये व्यवस्था चल रही है, आज भी राज्यपाल 6 महीने माउंट आबू रहता है। क्योंकि अब अजमेर नहीं है राजस्थान की राजधानी, अब जयपुर है, इसलिए 6 महीने तक कहाँ रहता है, जयपुर। ठीक है, अब बात करते हैं संधियों की। यह तो हो गई व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बनाई थी। अब बात करते हैं अपन संधियों की, संधियां किस किसने की। ठीक है,
तो राजनीतिक कारण में हम क्या पढ़ रहे थे? दूसरा कारण पढ़ रहे थे संधिया। संधिया में अगर 1817 में करने वाली अगर कोई रियासत थी तो वो रियासत थी करौली। और करौली का इस समय जो शासक था वो था हरबख्शपाल। हरबख्शपाल तो ध्यान रख लेना। अगर मैं प्रश्न पूछूंगा रक्षात्मक आक्रामक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, तो कौन सी थी? करौली। क्योंकि इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? हेस्टिंग्स था। लेकिन अगर सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत थी तो वो थी भरतपुर, और भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह। अलवर के बाद में आप ध्यान रख लेना दूसरी जो रियासत थी वो थी कोटा, और कोटा का इस समय जो शासक था वो था उमेद सिंह। कौन था? उमेद सिंह। लेकिन कोटा के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी, सबसे विस्तृत और व्यापक अगर कोई संधि करने वाली कोई रियासत थी तो कौन सी थी? कोटा थी। विस्तृत प्लस व्यापक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? कोटा थी। तो ये कोटा के बारे में ध्यान रख लेना। इसके बाद में टोंक, टोंक का शासक था वजीरुद्दौला। फिर सभी रियासतों के नाम ध्यान नहीं रखना है, तो मुख्य मुख्य 8-10 जो रियासतें हैं उनका नाम ध्यान रख लेना। टोंक, टोंक के बाद में ध्यान रख लेना बीकानेर। बीकानेर का इस समय जो शासक था वो था सूरत सिंह। बीकानेर के बाद में ध्यान रख लेना बड़ी रियासत दूसरी कौन सी? जोधपुर। जोधपुर या मारवाड़ कह दो। इसका इस समय जो शासक था वो कौन था? मान सिंह था। ये बात हो रही है 1817-18 के संधि के समय। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संधि के समय कौन शासक था, तो ध्यान रख लेना। फिर बड़ी रियासत जयपुर। जयपुर का जो शासक था वो था जगत सिंह सेकंड। फिर बड़ी रियासत मेवाड़, और मेवाड़ कह दो उदयपुर कह दो शासक था भीम सिंह। चूंकि हम ये दो प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, एक प्रश्न पढ़ेंगे 1817-18 की क्रांति के समय के, और दूसरा जो प्रश्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के समय। तो ये 8-10 नाम तो आप ध्यान रख लेना संधि के समय के, और उसके बाद में ध्यान रख लेना क्रांति के समय। डूंगरपुर, डूंगरपुर जसवंत सिंह। एक बात ध्यान और रख लेना भाई, मैंने बताया कि चार्ल्स मेटकॉफ राजस्थान में सभी रियासतों से बात करने के लिए आया था, लेकिन जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो दक्षिण की जो रियासतें हैं उनसे बात करने का एक बंदा आया था जिसका नाम था जॉन मेलकम। जॉन मेलकम, क्या नाम था? जॉन मेलकम। दक्षिण की रियासतों से बात करने के लिए आया था, दक्षिण की रियासतों से। तो ये बात भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, डूंगरपुर। इसके बाद में एक ध्यान और रख लेना किशनगढ़ का। किशनगढ़ का था कल्याण सिंह। और सबसे लास्ट में कोई संधि करने वाली जो रियासत थी उसका ध्यान रख लेना सिरोही। और सिरोही का जो शासक था वो था शिव सिंह। और सिरोही भाई साहब शासन 1823 में करती है, ये बात ध्यान रखना। अंतिम जो रियासत थी, अंतिम जो रियासत थी वो संधि करने वाली कौन थी? शिव सिंह। अब ये वो नाम है जो संधि के समय पूछे जाते हैं अक्सर। इसके बाद में हम 1857 की क्रांति जब स्टार्ट करेंगे तब वहां पे हम पढ़ेंगे कि शासक कौन कौन थे क्रांति के समय। मैंने आपको बताया था कि रियासतों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज यहाँ पे एक व्यक्ति को छोड़ देता था जिसका नाम था पीए, अर्थात पॉलिटिकल एजेंट। तो पॉलिटिकल एजेंट भी आपको ध्यान रखने हैं, पॉलिटिकल एजेंट। लेकिन पॉलिटिकल एजेंट सभी के आपको ध्यान नहीं रखने हैं। लगभग 6 जो रियासतें हैं उनके आपको ध्यान रखने हैं। 6 रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट पूछे जाते हैं। 6 रियासतें कौन कौन सी है? देखो,
ये तो मैंने बताया शासक सारे, और इधर मैं बता देता हूँ पॉलिटिकल एजेंट। अब पॉलिटिकल एजेंट इन सभी के ध्यान नहीं रखने, सिर्फ आपको 6 रियासतों के ध्यान रखने। कोटा की अगर मैं बात करूं तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था बटन। इसके बाद टोंक की कोई जरूरत नहीं है। बीकानेर, जोधपुर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जोधपुर का था मेघमौसम। मेघमौसम। जयपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जयपुर का था ईडन। ये पॉलिटिकल एजेंट 1817-18 के समय नहीं थे, ये 1857 की क्रांति के समय में पॉलिटिकल एजेंट बता रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद में मेवाड़ इंपॉर्टेंट है भाई, मेजर सोवर्स, ध्यान रख लेना, सोवर्स। डूंगरपुर का इंपॉर्टेंट है सिरोही, सिरोही का ध्यान रख लेना भाई, जेडी हॉल। और एक ध्यान रख लेना आप भरतपुर का, भरतपुर अलग से लिख देता हूं चूंकि हम भरतपुर की संधि पहले पढ़ चुके हैं। तो भरतपुर का था मॉरिसन, लेकिन अगर मॉरिसन ऑप्शन में ना आए तो ध्यान रख लेना निक्सन। एक नाम और ध्यान रख लेना, निक्सन। ये है अंग्रेजों की सहायक संधियां। राजनीतिक कारण हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक कारण। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो हम 1857 की क्रांति में पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं, फिर कारण पढ़ चुके हैं, कारण में एक पॉइंट पढ़ चुके हैं, राजनीतिक कारण। दूसरा पॉइंट बी, बी में मैंने आपको बताया सामाजिक कारण, कि अर्थात सामाजिक वो कौन से कारण थे जिनसे भी क्या इस क्रांति पे असर पड़ा है। सामाजिक कारण में आप पहले बात ध्यान रख लेना, एक तो 1813 का चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट में देखो क्या होता था। चार्टर एक्ट में जो अंग्रेज थे उनका जो धर्म था ईसाई, तो भारत में ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार में छूट दे दी। तो चार्टर एक्ट में क्या हुआ, ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार में छूट, ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार में छूट। दूसरा एक महत्वपूर्ण एक और था 1850 का धार्मिक नियोगिता अधिनियम, धार्मिक नियोगिता अधिनियम, धार्मिक नियोगिता अधिनियम। इसमें क्या था, इसमें यह था कि जो भी भारत का नागरिक ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे पैतृक संपत्ति पे अधिकार दे दिया जाएगा। तो इससे पैतृक संपत्ति पे अधिकार मिल गया था, पैतृक संपत्ति पे अधिकार। तो ये दो एक्ट ध्यान रख लेना। एक दो बात और ध्यान रख लेना भाई, एक तो सती प्रथा भी इन लोगों ने बैन कर दी थी, सती प्रथा, बस 1829 में इसको बैन कर दिया था। 1829 में राजा राममोहन राय ने थोड़ी हेल्प की थी इनकी, हालांकि काम अच्छे किए थे इनने अंग्रेजों ने, लेकिन हमारा जो कहीं ना कहीं समाज था उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो समाज है, हमारे समाज के कामों में ये लोग हस्तक्षेप करने लगे, तो ये बात इनको अच्छी नहीं लगी। एक बात और ध्यान रख लेना, विधवा पुनर्विवाह इन लोगों ने लागू कर दिया था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में डलहौजी ने कर दिया था चालू, और इसकी भी एक व्यक्ति ने हेल्प की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये चार जो मुख्य कारण है वो है सामाजिक कारण। इन कारणों को हम अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं, कभी एग्जाम में पूछ ले रहा था, मेरे को आज भी याद है, पटवारी का मैं पेपर दे के आया, उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा तत्कालीन कारण है। हालांकि कारण सभी थे, लेकिन प्रश्न में लिख दिया था तत्कालीन कारण। तो इसी प्रकार अगर सामाजिक कारण लिख दिया जाए, राजनीतिक कारण लिख दिया जाए, तो प्रश्न का जो उत्तर है वो चेंज हो जाता है, उसमें उपरोक्त सभी नहीं लगता।
तो ये चार बातें सामाजिक कारण की ध्यान रखना। तीसरी बात, तीसरा मैंने कारण बताया था आर्थिक कारण। आर्थिक वो कौन से कारण थे? आर्थिक कारण। तीसरा मैंने बताया था आर्थिक कारण। आर्थिक आर्थिक में कुछ खास नहीं है। करों में इन लोगों ने वृद्धि कर दी थी। करों में वृद्धि कर दी थी इन्होंने, ठीक है। एक उद्योगों का क्या कर दिया था? पतन कर दिया था भाई, उद्योगों का पतन। ये दो बात ध्यान रखना, आर्थिक कारण। चौथा कारण सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या था? सैनिक कारण में यह था कि इनका जो अनुपात है, 1856 में एक एक्ट आया था धार्मिक, सामान्य धार्मिक भर्ती अधिनियम, सामान्य धार्मिक भर्ती अधिनियम, भर्ती एक्ट मानो। इसमें इन लोगों ने क्या कर दिया था? इसमें इन लोगों ने यह कर दिया था कि जो अंग्रेजी जो सेना है, अंग्रेज, उसका अनुपात कर दिया था 1 और भारत का अनुपात कर दिया था 5। तो 1:5 में सेना हो गई। फिर 1854 में इन लोगों ने क्या कर दी थी? डाक जो सेवा थी वो बंद कर दी थी, डाक फ्री में बंद। और सैनिकों को विदेश में, भारतीय जो सैनिक थे उन्हें विदेश में सेवा देना क्या कर दिया था? अनिवार्य। विदेश में सेवा देना अनिवार्य। तो ये तमाम जो बातें थी, जो सैनिकों में रोष था पहले से। हालांकि उसके बाद में जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई चर्बी वाले कारतून से, ये तत्कालीन कारणों में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सामान्य भर्ती अधिनियम और सेना का अनुपात कर दिया था 1:5। 1854 में डाक फ्री में बंद कर दी थी और भारतीय सैनिकों को विदेश में सेवा देना अनिवार्य कर दिया। तो ये सैनिक कारण। 5वां हम कान पड़ेंगे तत्कालीन कारण। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। पांचवा कारण है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण में देखो, एक तो ध्यान रखना, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी देना। मंगल पांडे क्या था? मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था और वहां पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर का सैनिक था भाई। बैरकपुर पश्चिम बंगाल की कोई छावनी है, वहां पे ये थोड़ा चर्बी वाला जो कारतूस है उसका विरोध कर रहा था। तो स्टेपिसवुड और न्यूबरी नामक 2 व्यक्तियों की इसने हत्या कर दी थी। इसने हत्या कर दी थी स्टेपिसवुड और न्यूबरी, सॉरी स्टेपिसवुड और न्यूबरी तो उसमें है, ये बाघ और हयूसन नामक 2 व्यक्ति की हत्या कर दी थी, बाघ और हयूसन। तो बाद में मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसलिए एक ये भी कारण था, लेकिन ये भारत स्तर पर कारण। राजस्थान में अगर कारण की धारणा, तो गाय व सूअरों की चर्बी। एक राइफल थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, ब्राउन बेस। उस राइफल की जगह एक नई राइफल आ गई थी जिसका नाम था एनाफिल, एनाफिल राइफल। और इस राइफल में बंद करने के लिए गाय व सूअरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था, चर्बी का इस्तेमाल। और इस गाय व सूअर की चर्बी का जब इस्तेमाल होता था तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। तो प्रश्न, अगर भारत 1857 की क्रांति में सबसे पहले अगर कोई शहीद होने वाला व्यक्ति था तो कौन था? मंगल पांडे था। लेकिन हमारे राजस्थान में भी क्रांति हुई है। राजस्थान में भी जो अगर क्रांति हुई है तो वो बाहर से आए हुए सैनिकों ने की है, राजस्थान वालों को इतना पता ही नहीं था बेचारों को। तो तत्कालीन कारण में आप ध्यान रखना, एक तो ब्राउन बेस जो राइफल थी उसकी जगह एनाफिल राइफल आ गई और उसमें गाय व सूअरों की क्या होता था? चर्बी का इस्तेमाल होता था। इसलिए
ये रोष व्याप्त था आम सैनिकों में और मंगल पांडे को फांसी दे दी। अब हमें 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, पृष्ठभूमि वाला और कारण वाला। हम नेक्स्ट हम प्रारंभ वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद विस्तार कहाँ हुआ है, फिर असफलता के कारण पढ़ेंगे और फिर परिणाम पढ़ेंगे। तो हम हमारी क्रांति को 6 पॉइंटों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।